लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से करना चाहते हैं जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर आज दो बहुत बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि अगर कांग्रेस आबादी के हिसाब से लोगों को उनका हक देने की बात कर रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का नहीं बल्कि हिंदुओं का होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी तो देश में हिंदुओं की ही है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया है जिसमें एक जमाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। दूसरी बात प्रधानमंत्री मोदी ने यह कही कि विपक्षी दल जातियों के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत में सबसे बड़ी जाति का नाम है गरीबी। और यह वो बात है जो हमने भी कल रात ब्लैक एंड व्हाइट में आपसे कही थी। हमने आपसे कहा था कि इस देश में दो ही जातियां हैं, एक गरीब और एक अमीर। सबसे बड़ी जाति है गरीब। देश का 90% जो लोग हैं वो तो इसी जाति के हैं जिसका नाम है गरीबी। और इसमें भी गरीबों को एक जाति मानकर ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यानी अब जन्म के नाम पर किस परिवार में आपने जन्म लिया है, किस जाति में आपने जन्म लिया है, इसके आधार पर आरक्षण छोड़कर इस बात पर आरक्षण होना चाहिए कि आपकी आर्थिक स्थिति आज क्या है। और अब यही बात आज छत्तीसगढ़ की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इससे मिलती जुलती बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा बाकी सभी मुद्दों में शायद सबसे ऊपर होगा। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको इस बड़ी स्क्रीन पर आज कुछ आंकड़े बहुत ध्यान से देखने चाहिए। देखिए, इस समय भारत में हिंदुओं की आबादी लगभग 80% है और मुसलमानों की आबादी 15% है, जिसमें विपक्षी दल 15% मुस्लिम वोटों को तो एकजुट रखना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये भारत की राजनीति का एक पाई चार्ट है जो आज आप देख सकते हैं। ये जो मुस्लिम आबादी है 15%, विपक्ष जानता है ये कहीं नहीं जाएगी, ये बीजेपी को वोट देने वाली नहीं है, ये तो अलग हो गई, ये सुरक्षित जो क्षेत्र है विपक्ष का वो ये है। विपक्ष को लगता है ये 15% तो उन्हें मिल ही जाएंगे। अब देखिए, अन्य है 5% जो अन्य धर्म के लोग हुए, और ये जो बाकी का जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर ऊपर तक, ये 80% ये है हिंदू आबादी। अब देखिए, बीजेपी की जो नजर है वो इसी हिंदू आबादी पर है और विपक्ष की नजर भी इसी हिंदू आबादी पर है जो है 80%। अब उनकी कोशिश यह है विपक्ष की कि किसी तरह से हिंदू पर 80% जो है वोटों को अलग अलग जातियों में बांटकर उनका ध्रुवीकरण किया जाए, क्योंकि हिंदू वोट अगर जातियों में इस तरह से बंट जाते हैं तो इससे विपक्षी दलों को ज्यादा फायदा होगा और बीजेपी को इसका नुकसान ही नुकसान हो सकता है। वर्ष 2017 में यह कमीशन मोदी सरकार ने इसलिए बनाया ताकि ओबीसी समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जो अभी 27% आरक्षण मिल रहा है उसमें ओबीसी की उपजातियां बनाकर इस कोटे को उनमें बांटा जा सके। यानी ओबीसी समुदाय में भी जो प्रभावशाली जातियां हैं उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ ना मिले और उनके लिए 27% में से कुछ कोटा अलग से निर्धारित कर दिया जाए और ओबीसी समुदाय में जो सबसे कमजोर जातियां हैं उनके लिए इसी कोटे में अलग से एक और कोटा निर्धारित कर दिया जाए, यानी कोटे में से कोटा। यह बहुत ही क्रांतिकारी रिपोर्ट है जिससे सही मायनों में ओबीसी समुदाय की गरीबी और कमजोर जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है। लालू यादव और राबड़ी देवी भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। दलित समुदाय से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को छोड़कर पिछले 33 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से ही हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार आज भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे नीचे है। तो अगर पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री ही कुछ कर सकते थे तो उन्होंने यहां क्यों नहीं किया? नीतीश कुमार ने, लालू यादव ने, राबड़ी देवी ने यह चमत्कार क्यों नहीं किया? वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुए झारखंड की स्थिति आज बिहार से बेटर है, बिहार से अच्छी है, लेकिन जिस बिहार में पिछले 33 वर्षों से पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री ही सरकार चला रहे हैं, वही नेता आज ये कह रहे हैं कि बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का कल्याण करना बड़ा जरूरी है। तो भाई 33 साल से आपने ये कल्याण क्यों नहीं किया? आपको किसने रोक कर रखा था पिछले 33 साल में
पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का कल्याण करने से। और यह कल्याण करने का जो नया जोश है यह अभी क्यों आया है? और क्या इस कल्याण करने के जोश के पीछे आप इस जातिगत जनगणना की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे? उसके बिना नहीं हो सकता था। दूसरी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग की जिस कुर्मी जाति से आते हैं उसकी आबादी बिहार में सिर्फ 2.87% है, यानी 3% से भी कम आबादी है कुर्मी जाति की, जिस जाति के नेता नीतीश कुमार माने जाते हैं। लालू यादव जिस यादव समाज से आते हैं उस यादव समाज की आबादी 14.2% है, जबकि मुसलमानों की बिहार में आबादी है 17.7%। कुर्मियों से भी ज्यादा है और यादवों से भी ज्यादा है। यादव और कुर्मी दोनों को भी मिला लोगे उससे भी ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। लेकिन आबादी में ज्यादा होते हुए भी मुसलमानों को बिहार की राजनीति में कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक इस समय दुनिया के लगभग 200 करोड़ लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, यानी उन्हें नींद नहीं आती। और यह समस्या कोविड के बाद से और ज्यादा बढ़ गई है। कोविड के बाद अब दुनिया के हर 3 में से एक व्यक्ति को पहले की तुलना में कम नींद आती है। और इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन मुश्किल से 7 घंटे की नींद भी ले नहीं पाते, 7 घंटे से कम सो रहे हैं। भारत में 16 से 30 वर्ष के 31.6% युवाओं को पर्याप्त नींद नहीं आती, जबकि 31 साल से 50 साल के लगभग 48% लोग मुश्किल से 7 घंटे भी सो नहीं पा रहे। दक्षिण कोरिया और जापान के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां लोग नींद से वंचित हो रहे हैं। और अंग्रेजी में ऐसे देशों को मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्रीज कहते हैं, जहां के लोग नींद से वंचित हैं। दक्षिण कोरिया में लोग प्रतिदिन औसतन 6 घंटे 41 मिनट, जापान में 6 घंटे 47 मिनट, भारत में 7 घंटा 1 मिनट, अमेरिका में 7 घंटे 33 मिनट, ब्रिटेन में 7 घंटे 49 मिनट और फ्रांस में लोग प्रतिदिन औसतन 7 घंटे 50 मिनट की नींद लेते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं वर्ष 2019 में पूरी दुनिया की स्लीप इंडस्ट्री लगभग 35 लाख करोड़ रुपए की थी। सोचिए, सिर्फ सोने के लिए 35 लाख करोड़ रुपए दुनिया के लोग खर्च कर रहे हैं। यह इंडस्ट्री 35 लाख करोड़ रुपए की है। भारत की स्लीप इंडस्ट्री फिलहाल 25,000 करोड़ रुपए की हो गई है। और भारत में बहुत सारे लोग आज अच्छी नींद के लिए हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए की मेलेटोनिन की गोलियां खा रहे हैं, जिससे नींद आने में मदद मिलती है। और अब नींद को असल में बाकायदा बाजार में बिकने वाला एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। भारत में इस तरह के बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं, दुनिया भर में भी हैं, जो अलग अलग ऑनलाइन स्लीपिंग थेरेपीज और पॉडकास्ट के जरिए लोगों की पर्याप्त नींद लेने में मदद करते हैं। और इन ऐप्स की सालाना जो सब्सक्रिप्शन फी है वो 700 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक होती है। और ये ऐप्स भी आपके साथ क्या करते हैं? ये आपको या तो कोई इस तरह का संगीत सुनाते हैं जिसे सुनकर आपको नींद आ जाती है, या फिर बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो आपको, जैसे आपकी दादी और नानी कहानी सुनाया करती थी, उन ऐप्स में भी वैसे ही कहानियां वो सुनाते हैं और आप कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। लेकिन आपको वो कहानी सुनने के लिए अब अपने परिवार का कोई बुजुर्ग नहीं बल्कि मोबाइल फोन का ये ऐप चाहिए। जैसे मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन हर दिन 10 घंटे सोते थे, अमेरिका के संस्थापक बेंजामिन फ्रैंकलिन 8 घंटे सोते थे, दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला भी हर दिन 8 से 12 घंटे तक सोते थे, और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी हर दिन कम से कम 7 घंटे की नींद तो जरूर लेते थे। और एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी हर दिन कम से कम 7 घंटे जरूर सोते थे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे सफल लोग भी हैं जो हर दिन 5 घंटे या उससे भी कम सोते हैं। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन हर दिन सिर्फ 5 घंटे सोते थे। अमेरिका के मशहूर आविष्कारक निकोला टेस्ला मुश्किल से 4 घंटे भी नहीं सो पाते थे। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हर दिन सिर्फ 4 घंटे सोते थे। और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर दिन सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये दोनों तरह के सफल लोग हैं, इसलिए नींद को सफलता से जोड़कर इसे बुरा नहीं मानना चाहिए। असल में नींद आपके शरीर पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, इसलिए कभी आप ये मत सोचिए कि आपको जो नींद है वो किसी दूसरे को देखकर आपकी नींद का पैटर्न होगा। हर व्यक्ति की नींद का जो पैटर्न है वो अलग होता है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। जिस तरह से आपका खाने पीने की आदतें अलग होती हैं, वैसे ही सोने की आदतें भी अलग होती हैं। लेकिन आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जीवन में 2 चीज बहुत आवश्यक है। आज के जमाने में आपके जीवन में 2 जो सबसे बड़ी कमियां हैं, जो 2 चीज जो आपको छोड़कर जा रही हैं, वो क्या हो सकती हैं?
वो है एक गहरी नींद और दूसरी खुशी। चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। और ये दोनों ही चीजें अब लोग खरीद कर पाना चाहते हैं। नींद रही नहीं, नींद के लिए पैसा दे रहे हैं, और खुशी भी अब नहीं रही। और ये दोनों ही चीजें भगवान ने, प्रकृति ने आपको मुफ्त में दी थी, और इन दोनों ही मुफ्त की चीजों को हमने वाकई मुफ्त की चीज मान लिया, और हमें लगा कि इन पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये मुफ्त की चीज को हमने सबसे सस्ती चीज मान लिया, जबकि ये सबसे महंगी चीज है, सबसे कीमती चीज है। इसलिए आज भी हम आपसे कहेंगे, आपके घर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी होगी, आपके पास बहुत पैसा होगा, आप मोबाइल फोन रखते होंगे, टैब्स रखते होंगे, और भी बहुत सारी चीजें रखते होंगे, लेकिन जो असली प्राकृतिक नींद है और जो असली प्राकृतिक खुशी है, उसे कभी भी अपने जीवन से जाने मत दीजिए। और ये दोनों ही चीज बिल्कुल फ्री है। आपको इसके लिए एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें मुफ्त में पा सकते हैं। अब हम आपको अर्जेंटीना लेकर चलेंगे, जहां इनकम टैक्स को लेकर एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी पार्टियां वोटर्स को मुफ्त में बिजली पानी देने का वादा करके उन्हें लुभाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अर्जेंटीना में भी चुनाव को लेकर कुछ ऐसा ही हो रहा है। यानी जो फ्रीबीज वाली राजनीति है, ये अर्जेंटीना में भी चली गई है। अर्जेंटीना में इसी महीने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले वहां की सरकार ने देश के फॉर्मल वर्कर्स के लिए इनकम टैक्स को समाप्त कर दिया है। फॉर्मल वर्कर्स का मतलब है वो तमाम लोग जो अर्जेंटीना में नौकरी करते हैं और अपनी आय पर एक निर्धारित टैक्स सरकार को देते हैं। लेकिन अब इस इनकम टैक्स को अर्जेंटीना की मौजूदा सरकार ने समाप्त कर दिया है, और इस फैसले से वहां के 13 लाख फॉर्मल वर्कर्स को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि सरकार इन्हें खुश करके, इनका टैक्स माफ करके इनके वोट लेना चाहती है। अर्जेंटीना में अब सिर्फ उन्हीं कामगारों को टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना होगा, जो हर महीने $5,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,16,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। और अर्जेंटीना में इतना कमाने वाले सिर्फ 1% कर्मचारी हैं। इससे आप समझिए कि अर्जेंटीना की सरकार के इस फैसले से करीब 99% वर्कर्स को इनकम टैक्स के बोझ से मुक्ति मिल गई। हालांकि अर्जेंटीना अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने अपने नागरिकों को इनकम टैक्स में राहत दी है। इससे पहले यूएई, नीदरलैंड्स और भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इनकम टैक्स को समाप्त किया, क्योंकि इन देशों के पास ऐसे संसाधन हैं जिनकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही मजबूत है। लेकिन अर्जेंटीना के पास इनमें से कुछ नहीं। फिर भी उसने इनकम टैक्स को सिर्फ इसलिए खत्म किया क्योंकि वहां की सरकार मुफ्त की इस राजनीति से चुनाव जीतना चाहती है। और हमें लगता है कि अगर भारत के नेताओं को इस फैसले के बारे में आज पता चल गया तो वो भी इससे जरूर प्रभावित हो जाएंगे। और कौन जानता है कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी, जैसे आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मोबाइल फोन और भी बहुत सारी फ्री की चीजें मिलती हैं, हो सकता है कोई एक नेता या कोई एक पार्टी आगे के जमाने में आए और आपसे कहे कि अब हम अगर सत्ता में आए तो इनकम टैक्स भी आपका माफ कर देंगे। यह अलग बात है कि आज भी हमारे देश में इनकम टैक्स देने वाला एक बड़ा वर्ग परेशान है। वो इनकम टैक्स तो देता है, लेकिन उसकी शिकायत है कि सरकार से बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सरकार से उन्हें किसी भी प्रकार का कुछ फायदा नहीं मिल रहा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। दूसरे देशों में, विकसित देशों में जहां इनकम टैक्स सरकार लेती है, वसूलती है, वहां उन्हें बदले में एक बहुत ही सुखी जीवन भी मिलता है।